कहानी की शुरुआत होती है एक तांत्रिक से, जो शमशान में एक जलती चिता के सामने बैठा हुआ था और कुछ तंत्र क्रिया कर रहा था। उसके पास एक आईना भी रखा था। फिर वह जमीन पर थोड़ी शराब डालता है, थोड़ा इत्र छिड़कता है और थोड़ी खीर भी डालता है, और बाकी की खीर वह वहीं पर रख देता है और कुछ मंत्र फूंकने लगता है। थोड़ी ही देर में उस चिता में से एक आत्मा निकलती है। शराब और खीर का सेवन करके वह आईने में चली जाती है। ये तांत्रिक शमशान में क्या कर रहा था और क्यों, ये जानने के लिए कहानी को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यह बात है बेलापुर गांव की, जहां की खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर थी। वहां की पहाड़ियों के बीच गांव की खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। वहीं एक खूबसूरत पहाड़ी पर एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा बंगला था, जो पहाड़ी की खूबसूरती को और भी चार चांद लगा रहा था। उस गांव के एक बहुत अमीर आदमी ने वो पहाड़ी और उसके ऊपर वो बंगला दोनों ही खरीद लिए थे। वैसे तो पहले वो एक बिजली घर हुआ करता था, लेकिन उस आदमी ने, जिसका नाम शेखर था, उसने उस बिजली घर को खरीद कर फिर उसे अपने हिसाब से एक बहुत बड़ा बंगला बना दिया था और फिर वो वहाँ पर रहने लगा था। और उसने उसी गांव की एक लड़की से भी शादी कर ली थी। वो अक्सर शहर जाया करता था काम के सिलसिले में। उसके गांव वाले ये देखकर हैरान थे कि शेखर रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया, कहाँ से आया उसके पास इतना पैसा। जिसके पास पहले रहने को भी जगह नहीं हुआ करती थी, आज उसने इतना बड़ा घर खरीद लिया और शादी भी कर ली। उसके साथ वाले लोगों को शेखर से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि शेखर किसी से भी ना तो बात करता था और ना ही किसी से मिलता था। फिर एक दिन शेखर के दो दोस्त बात कर रहे थे कि शेखर कितना बदल गया, ना तो किसी से मिलता है और ना ही किसी से बात करता है। ऐसा क्या राज है जो वो हमसे छुपा रहा है? तो एक दोस्त कहता है, क्यों ना हम उसके घर जाकर देखें कि ऐसा क्या राज है जिसकी वजह से उसके पास इतना पैसा आ रहा है। फिर उसी रात को वो दोनों दोस्त 12 बजे शेखर के घर पर आते हैं। जब रात का पूरा सन्नाटा होता है तो वे दोनों खिड़की की मदद से अंदर घुस जाते हैं। जब वे घर में इधर उधर घूम रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र एक कमरे के दरवाजे पर जाती है, जहाँ दरवाजे के नीचे से बहुत तेज़ रोशनी आ रही होती है। उस रोशनी का रंग ऐसा होता है जैसे कि कोई सोने की चमक हो। ये चमक देखकर वे दोनों सोचते हैं कि यहाँ शेखर का सोना या खजाना रखा होगा, जिसकी वजह से वह इतना अमीर हो गया। तो वो दोनों उस कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाते हैं और कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। 1 घंटा हो जाता है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। ऐसे ही 2 घंटे, 4 घंटे और 10 घंटे बीत जाते हैं और फिर पूरी रात बीत जाती है, लेकिन उस कमरे से कोई बाहर नहीं आता और वो दोनों कहाँ गायब हो जाते हैं, किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाता। तो कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। शेखर के बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो शहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, वहीं नौकरी करने लगते हैं। इधर शेखर और उसकी पत्नी बूढ़े होने लगते हैं और दोनों बीमार भी रहने लगते हैं। और शेखर जो शहर जाया करता था, किसी ज़रूरी काम से वहाँ भी जाना कम हो गया था बीमारी की वजह से। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था वो तभी शहर जाया करता था। शेखर हर समय एक डायरी में भी कुछ लिखा करता था। एक दिन शेखर बाहर बैठे डायरी में कुछ लिख रहा था और अंदर उसकी पत्नी कुछ काम कर रही थी। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देती है। फिर शेखर उसे आवाज़ लगाता है। उसकी पत्नी बाहर जाती है और शेखर से पूछती है, क्या तुम अभी अंदर आकर कुछ कर रहे थे? शेखर बोलता है, नहीं तो, मैं तो कब से यहीं बैठा हूँ। उसकी पत्नी बोलती है, फिर मुझे अंदर कुछ आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा आप आए हैं और कुछ कर रहे हैं। ये सुनकर शेखर के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके चेहरे से पसीना बहने लगा और मन में सोचने लगा कि ये वही होगा जो परेशान हो रहा है, क्योंकि उसे बहुत दिनों से वो नहीं मिला। फिर शेखर घबरा कर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, तुम इस आवाज़ पर ध्यान मत देना और इसे ढूंढने या इसके पीछे भी मत जाना। यह सुनकर उसकी पत्नी कुछ हैरान सी हो जाती है, क्योंकि उसे
उस राज के बारे में नहीं पता था जो शेखर के घर में था, लेकिन शेखर जानता था कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और कौन कर रहा है। फिर शेखर को लगता है कि शायद मुझे शहर जाना ही पड़ेगा, वरना ये मेरी पत्नी को ही अपना शिकार ना बना ले। अगले दिन जब शेखर शहर को निकलता है तब उसकी पत्नी घर पर बिल्कुल अकेली होती है, तो उसे फिर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। कभी बहुत ज़ोर से चीखने की तो कभी रोने की। शेखर की पत्नी ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और उसे डर भी लग रहा था कि इतने साल हो गए आज तक कभी ऐसी आवाज़ें नहीं आई। वो ये भूल जाती है कि शेखर ने मना किया था इन आवाज़ों के पीछे जाने से, लेकिन वो फिर भी इन आवाज़ों के पीछे चलने लगती है, ये देखने के लिए कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। देखते देखते वो उस कमरे के सामने आ जाती है जहाँ से सोने के जैसी रोशनी आती रहती थी। जैसे ही वो उस कमरे के सामने पहुँचती है और उसे देख रही थी, तभी उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। और शेखर की पत्नी उस दरवाजे की तरफ चलने लगती है, जैसे कि वो दरवाज़ा और वो आवाज़ें उसे अपनी ओर खींच रही हों। जैसे ही वो उस कमरे में घुसने वाली थी, तभी वहाँ शेखर आ जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है, रूपा। तभी वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाता है और रूपा जैसे होश में आ जाती है। तब शेखर उससे चिल्लाते हुए पूछता है, तुम यहाँ इस कमरे में क्यों जा रही थी? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस कमरे के आसपास भी तुम्हें नहीं आना। तब रूपा कहती है, मुझे किसी के चीखने की और रोने की आवाज़ आ रही थी, बस वही देखने जा रही थी। ये बात सुनकर शेखर भड़क गया रूपा पर और बोला, तुम भूल गई कल मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम्हें किसी भी आवाज़ का पीछा नहीं करना, चाहे वो कैसी भी आवाज़ हो। इसी तरह कुछ और साल बीत जाते हैं। अब शेखर और उसकी पत्नी भी ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे दोनों बीमार रहने लगते हैं और शेखर भी अब शहर नहीं जा पाता। वो जो कमरा था जिसमें रोशनी सोने जैसी लगती थी, अब वो धीरे धीरे लाल रंग में बदलती जा रही थी, मानो किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो। शेखर बुढ़ापे की वजह से भूल गया था कि वो शहर क्यों जाता था और उसने उस कमरे की लाल रोशनी पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तबीयत की वजह से अब वो ज़्यादातर अपने बिस्तर पर लेटा ही रहता था। अब रूपा को फिर से अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कभी रोने की, कभी चीखने की, कभी गुस्से में गुर्राने की। ये सब आवाज़ें सुनकर रूपा बहुत डर जाती है। वो भागकर शेखर के कमरे में जाती है, लेकिन उस समय शेखर बहुत गहरी नींद में सो रहा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अब उसके घर में भी अजीब अजीब चीज़ें होने लगती हैं। उसके पूरे घर की लाइट टिमटिमाने लगती है। किचन में से बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आने लगती हैं। फिर अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे से कोई तेज़ी से भागा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिर उसे छत पर से आवाज़ आती है, मानो कोई छत पर चल रहा हो। ये देखने के लिए कि छत पर कौन है, रूपा बाहर की ओर जाती है, लेकिन तभी वो अपने आप उस कमरे के सामने पहुंच जाती है। वो उस कमरे को घूर कर देख रही होती है। उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। और उसे महसूस होता है कि वो दरवाज़ा उसे अपनी ओर खींच रहा है और उस कमरे की लाइट भी लाल हो जाती है और जलने और बुझने लगती है। रूपा कोशिश करती है शेखर के कमरे में जाने की, लेकिन वो घूम फिर कर उस कमरे के सामने ही आ जाती है और फिर अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही रूपा कमरे में देखती है, उसकी आंखें वहीं पर रुक जाती हैं और वो आंखें फाड़े उसी कमरे में घूरती हुई और हंसती हुई कमरे की ओर चलने लगती है। चलते चलते वो कमरे के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा फट करके बंद हो जाता है। फिर कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन रूपा बाहर नहीं आती। फिर शेखर नींद से उठता है और रूपा को आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं आती। तो शेखर परेशान होकर
उसे घर में ढूंढने निकल जाता है। वो उसे हर जगह देखता है, घर के अंदर और घर के बाहर भी, लेकिन रूपा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। तभी शेखर घूमते घूमते उस कमरे के सामने पहुंच जाता है और फिर क्या देखता है, ये देख उसके हाथ और पैर कांपने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि उस कमरे के दरवाजे पर एक खून भरे हाथ का निशान होता है, जिससे खून बह रहा था, जैसे किसी ने अंदर से हाथ मारा हो और कहना चाहता हो कि बचाओ मुझे। ये देख शेखर फूट फूट के रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि खा गई तू मेरी रूपा को। मैंने कहा था तुझे मेरे परिवार से दूर रहना है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी शेखर खड़े होकर उस दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और कहता है, छोड़ मेरी रूपा को, छोड़ दे मेरी रूपा को। तभी अचानक एक ताकत उसे दरवाजे से दूर फेंक देती है और शेखर दरवाजे से टकरा कर नीचे गिर जाता है। तभी उस कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है और शेखर को अंदर खींच कर ले जाता है और दरवाज़ा फिर बंद हो जाता है और उस पर वैसे ही हाथ का निशान बन जाता है जैसे कि रूपा का बना था, खून टपकते हुए। अब किसी को भी पता नहीं चलता कि वो दोनों रूपा और शेखर कहाँ चले गए। अब वह घर कई महीनों तक सुनसान और खाली पड़ा रहा। उधर शेखर के बच्चे सोचते हैं कि कई महीने बीत गए लेकिन माँ और पिताजी का कोई खबर नहीं आया, वरना माँ हर दूसरे या तीसरे दिन फ़ोन तो करती ही थी या फिर चिट्ठी भेजती थी, पर इतने महीनों से ना तो कोई फ़ोन आया और ना ही कोई चिट्ठी आई। सब ठीक तो है ना। शेखर के 3 बच्चे थे, सबसे बड़ा आरव, फिर शिखा और सबसे छोटा मोहित। तीनों शहर में नौकरी करते थे। शिखा कहती है, चलो कुछ दिन गांव में रहकर आते हैं माँ और पिताजी के पास। कितने दिनों से उनका फ़ोन नहीं आया, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तभी मोहित कहता है, मुझे भी माँ से मिलना है। फिर तीनों अपनी कार में बैठकर गांव के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वो तीनों घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे दरवाज़ा खोलते हैं, एक चमगादड़ों का झुंड उनके ऊपर से उड़ जाता है। वे सब डर जाते हैं। शिखा कहती है, ये क्या था? ये सब चमगादड़ हमारे घर के अंदर क्या कर रहे थे? जैसे कि घर में कोई हो ही नहीं सालों से। फिर वे अंदर जाते हैं और बोलते हैं, माँ माँ, पिताजी पिताजी, देखो कौन आया है। लेकिन घर में से किसी की आवाज़ नहीं आती। फिर वे क्या देखते हैं, घर में धूल मिट्टी, बड़े बड़े जाले, दीवारों से छत से पेंट की पपड़ी निकल रही है और बहुत बुरी हालत हो रखी थी घर की। तब मोहित कहता है, भैया ऐसा क्यों लग रहा है कि सालों से यहाँ कोई नहीं रहता, माँ और पिताजी भी नहीं दिखाई दे रहे। आरव कहता है, चलो पहले पूरे घर में उन्हें ढूंढते हैं। वे तीनों अलग अलग दिशा में जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन कोई नहीं मिलता और ना ही कोई निशान मिलता है। फिर आरव कहता है, मैं गांव में लोगों से पूछ कर आता हूँ, तब तुम दोनों यहाँ रुको और थोड़ा काम कर लो। आरव गांव में जाता है और कई लोगों से पूछता है, लेकिन सब यही कहते हैं, हमें नहीं पता। तो आरव निराश होकर घर लौट आता है और अपने भाई बहन को बताता है, किसी को भी नहीं पता कि माँ और पिताजी कहाँ गए। फिर शिखा कहती है, तो हमें ही पता लगाना होगा कि माँ और पिताजी कहाँ गए। चलो अब सब सो जाते हैं, कल सुबह घर की साफ़ सफाई भी करनी है और थोड़ी मरम्मत भी करानी पड़ेगी। वे सब थके हुए थे तो गहरी नींद में सो जाते हैं। अगले दिन तीनों भाई बहन सफाई की शुरुआत करते हैं और साथ में पेंटर को भी बुला लेते हैं। जहाँ पर भी दीवार खराब हो रही है उसे ठीक कराने के लिए वे सारे कमरों की सफाई और पेंट कर देते हैं। बस 2 कमरे बाकी थे, एक तो पिताजी का कमरा और दूसरा वो कमरा जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। वे तीनों भाई बहन अपने पिताजी के कमरे को साफ करने चले जाते हैं और उस पेंटर को दूसरे कमरे में भेज देते हैं। अब जैसे ही पेंटर दरवाज़ा खोलता है और लाइट स्टार्ट करता है तो देखता है कि उस कमरे में कुछ भी नहीं रखा। कमरा पूरा खाली पड़ा है, बस एक चीज़ रखी है,
एक बड़ा सा आईना रखा है जिसमें बहुत सारी दरारें आई हुई हैं। ऐसा लग रहा था कि वह आईना हल्की हवा के झोंके से ही अभी गिर के बिखर जाएगा। वो पेंटर उस आईने के पास जाता है और उसमें खो जाता है। वो उसमें अपने अक्स को देखता ही रहता है। देखते ही देखते उसे कई घंटे बीत जाते हैं। फिर शाम भी हो जाती है, लेकिन तब भी पेंटर उस आईने में ही देखे जा रहा था। उन तीनों भाई बहनों को लगता है कि शाम होते ही पेंटर चला गया होगा। लेकिन शिखा कहती है, भैया ये पेंटर कैसा है, आपको बिना बताए ही चला गया। लेकिन वो पेंटर अब भी कमरे में ही होता है, जो उस आईने के सामने अपने आप को देखे जा रहा था और मुस्कुराते जा रहा था। अब पूरी रात बीत जाती है और सुबह भी हो जाती है। जब आरव पेंटर को कॉल करता है तो उसकी फ़ोन की रिंग घर में ही बजती है। रिंग सुनकर पेंटर का ध्यान टूट जाता है और वो बाहर आ जाता है। आरव देखता है कि पेंटर कमरे से बाहर निकल रहा है, तो वह पूछता है, अरे भैया आप कब आए, हमें तो पता ही नहीं चला। पेंटर कहता है, मुझे भी पता नहीं चला, मैं कब आया। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, कल सुबह आता हूँ। आरव कहता है, अरे भैया अभी सुबह ही तो है। पेंटर हैरान रह जाता है, सोचता है, क्या मैं कल घर नहीं गया, क्या मैं सारी रात उस कमरे में ही था। पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो उस कमरे में गया था। पेंटर फिर कहता है, ठीक है मैं उस कमरे में पेंट करके आता हूँ। आरव कहता है, ठीक है भैया थोड़ा जल्दी करना, एक और कमरे में भी पेंट करना है। पेंटर कहता है, ठीक है अभी थोड़ी देर में आया। वो पेंटर फिर उसी कमरे में चला जाता है। जैसे ही उस आईने में देखता है फिर उसी में गुम हो जाता है। वो अपना हाथ आईने पर फेरने लगता है, उन दरारों पर जो आईने के ऊपर आई हुई थी। हाथ फेरने की वजह से, उन दरारों की वजह से उसका हाथ कट जाता है और उसके हाथ से खून निकलकर आईने पर बहने लगता है। तभी वह आईना उस खून को अपने अंदर खींच लेता है। यह देख पेंटर की आंखें फट जाती हैं और वह आईने से पीछे हट जाता है। जैसे ही उस पेंटर का खून दरारों पर गिरता है, वे सारी दरारें अपने आप ठीक हो जाती हैं और आईना फिर से चमक उठता है। उस आईने में पेंटर अजीब तरह से हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाहर वाला पेंटर तो बिल्कुल भी नहीं हंस रहा था। वो तो डर के मारे घबराया हुआ आईने में देख रहा था। ये देख पेंटर हैरान रह जाता है कि उसका प्रतिबिंब उससे अलग क्यों दिख रहा है। फिर उसका प्रतिबिंब ज़ोर से आईने में अपना सिर मारता है तो बाहर उस पेंटर के सिर से खून बहने लगता है। ये देख पेंटर आईने वाले प्रतिबिंब पर अपना हाथ टच करता है। आईने वाले पेंटर ने रियल वाले पेंटर का हाथ पकड़कर उसे आईने के अंदर खींच लिया और वो पेंटर आईने के अंदर कैद हो गया और उसका भी हाथ आईने के ऊपर दिखाई देने लगा, जैसे कि वो बोल रहा हो कि मुझे निकालो यहाँ से। उधर ऊपर मोहित को शेखर के कमरे में एक डायरी मिलती है जिसके ऊपर लिखा था, आईने से सौदा। मोहित सोचता है कि शायद पिताजी कहानी लिखा करते थे, इसलिए वो किसी को भी नहीं बताता इस डायरी के बारे में, ना तो आरव को और ना ही शिखा को। मोहित ने सोचा, अकेले में बैठकर पिताजी की लिखी कहानी पढ़ूंगा और मज़े करूंगा। इधर आरव पेंटर को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तो आरव सोचता है कि मैं उसे कमरे में ही देखकर आता हूँ। आरव उस कमरे में जाता है तो उसे अंधेरे के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता। फिर अचानक उसकी नज़र एक कोने में रखे आईने पर पड़ती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता और कमरे से चला जाता है। उसके जाते ही आईने में पेंटर की आत्मा चिल्लाते हुए दिखाई देती है, पर आरव ध्यान नहीं देता। इधर मोहित अकेला होता है तो अपने पिताजी की डायरी को खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, उसके पिताजी की आप बीती। ये कई साल पहले की बात है, जब शेखर बहुत गरीब हुआ करता था। फिर गांव में एक दिन तांत्रिक आया। शेखर भी उस तांत्रिक से मिला और उसने बोला, बाबा मुझे बहुत अमीर बनना है हर कीमत पर। तब उस बाबा ने एक आईना दिखाया और बोला, इस आईना को देख रहे हो? ये आईना ऐसा है कि तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। ये तुझे सब कुछ दे सकता है,
लेकिन बदले में इसे भी कुछ चाहिए। शेखर बोला, क्या चाहिए इसे? तांत्रिक बोला, आत्मा। इसे आत्मा की प्यास है। जितनी ज़्यादा आत्मा तुम इसे दोगे, ये उतना पैसा या और जो कुछ तुम चाहो वो देगा। तब शेखर कहता है, लेकिन मैं आत्मा कहाँ से लाऊंगा बाबा? तांत्रिक कहता है, वो भी तुम्हें ये ही बता देगा कहाँ से लाना है। तब शेखर कहता है, ठीक है, ये जो बोलेगा मैं वो करूँगा, बस बदले में मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। शेखर उस आईने को अपने घर ले आया, जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। घर आकर वो आईने से पूछता है, तो बताओ तुम क्या लोगे बदले में? मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। आईना उसे लिख कर बताता है कि उसे आत्मा चाहिए और एड्रेस भी बताता है कि यहाँ जाओ, तुम्हें वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। शेखर जाता है दिए हुए पते पर। वहाँ एक बोतल में एक आत्मा को कैद किया हुआ था। तो शेखर वो बोतल लेकर उस आईने को दे देता है और बदले में आईने ने शेखर को ढेर सारे पैसे दिए। ये सिलसिला कई सालों तक जारी रहा और देखते ही देखते शेखर अमीर बन गया और उसने शादी भी कर ली और बहुत बड़ा बंगला भी खरीद लिया। इसी तरह कई साल बीत जाने पर शेखर की पैसों की भूख तो ख़त्म हो गई, लेकिन उस आईने की प्यास ना बुझ पाई। फिर एक दिन शेखर ने आईने से कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी सारी ख्वाहिश इच्छा पूरी हो चुकी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर उस आईने ने कहा, ये तुम्हारी भूल है, तुम लाए तो मुझे अपनी मर्जी से, लेकिन अब मैं जाऊंगी अपनी मर्जी से। अगर तुमने मुझे आत्माएं नहीं दी तो मैं तुम्हारे परिवार को ले जाऊंगी और उनसे अपनी प्यास मिटाऊंगी। ये सुनकर शेखर बहुत डर गया। फिर सबसे पहले उसने अपने बच्चों को शहर भेज दिया पढ़ने के लिए। फिर वह प्लान बनाने लगा कि इस आईने को घर से कैसे निकाला जाए। सबसे पहले उसने 2-3 मजदूर बुलाए और उनसे कहा, यह आईना बहुत पुराना हो गया है, इसे ले जाकर कबाड़ी की दुकान पर बेच दो और उससे जो भी पैसा मिले वो तुम आपस में बांट लेना। और कुछ पैसे शेखर ने भी दिए उन मजदूरों को। फिर वे मजदूर आईना उठा कर ले गए और उसे कबाड़ी पर बेच दिया। शेखर को लगा कि आईने से पीछा छूट गया, लेकिन जैसे ही शेखर उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है जहाँ वो आईना रखा था, वो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो आईना उसी कमरे में मौजूद था जहाँ से उसे कल मजदूरों ने उठाया था। उसे देख शेखर की धड़कनें जैसे एक बार को थम गई। उसने सोचा, अब कुछ और तरीका ढूंढना होगा इसे बाहर निकालने का। उसने फिर से 2 मजदूर बुलाए और कहा, इस आईने को छत से नीचे फेंक दो। मजदूरों ने ऐसा ही किया। अगले दिन शेखर ने फिर से कमरा खोला तो देखा आईना फिर से वहीं रखा है और आईना बिल्कुल ठीक ठाक है। उसे कहीं से भी कोई चोट लगी हुई नहीं दिखाई दी। तो हैरान रह गया। उसने सोचा, इस आईने को इतना ऊपर से फेंका और वह बिल्कुल चकनाचूर हो गया था, लेकिन यहाँ तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, कैसे? उसने फिर से मजदूरों को बुलाया और कहा, इस आईने को कहीं दूर जंगल में ले जाओ और वहाँ इसे पत्थर से फोड़कर ज़मीन में दबा देना। मजदूरों ने ऐसा ही किया। शेखर को लगा अब वो आईना वापस कभी नहीं आ सकता और अब वो उस कमरे को भी हमेशा के लिए बंद कर देगा, ताकि वो आईना दोबारा उस कमरे में कभी ना आ सके। फिर अगले दिन जब वो अपने कमरे में सोकर उठता है तो उसे अपने कमरे में वो आईना रखा हुआ दिखता है। वो देखकर डर जाता है और कमरे से बाहर भाग जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो ये नज़ारा देख बहुत डर जाता है। उसे पूरे घर में वो आईना ही आईना नज़र आता है और उसमें बहुत सारी आत्माएं चिल्लाती हुई दिखाई देती हैं। फिर शेखर जल्दी से जाकर उस कमरे को खोलता है तो देखता है कि वह आईना वहीं रखा होता है और अब उस आईने पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। उस पर लिखा था कि अगर मुझे आत्माएं नहीं मिली तो मैं तेरे पूरे परिवार को ले जाऊंगी। ये देखकर शेखर बहुत डर जाता है और फिर अपने 3 बच्चों को शहर भेज देता है और डायरी ख़त्म हो जाती है। ये आखिरी लाइन पढ़कर मोहित को थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पिताजी की इस कहानी में वो तीनों बच्चे हम ही हैं। अब वो सोचता है कि मैं ये कैसे पता लगाऊं कि ये कहानी रियल है और हमारी है, कैसे। वो ये सोच ही रहा होता है कि अचानक उसके दिमाग में उस आईने का ख्याल आता है। फिर वो अपने घर में दौड़ता हुआ सारे बंद कमरों को खोलकर चेक करता है। जब वो आखिरी कमरा खोलता है तो देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उस कमरे में एक बड़ा सा आईना रखा होता है और उसके सामने उसका भाई खड़ा था और आईने में देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। फिर मोहित आरव को जोर से अपनी ओर खींचता है और कहता है, आरव भाई, आप ये क्या कर रहे थे? आरव कहता है, उस आईने में मैं कितना अच्छा लग रहा था, ऐसा वो कह रही थी। मोहित कहता है, वो कौन भैया? आरव कहता है, वो जो उस आईने में खड़ी है, वो मुझसे बात कर रही थी। कह रही थी कि वो पिता को जानती है और हमें उनसे मिलवा सकती है। बस हमें उसका हाथ पकड़ना होगा और उसके साथ जाना होगा आईनों की दुनिया में। मोहित डर जाता है और आरव से कहता है, ये सब बकवास है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और इस आईने से आप दूर ही रहेंगे और इस कमरे में भी बिल्कुल नहीं आएंगे। फिर मोहित उस कमरे में ताला लगा देता है और सोचता है कि डायरी में पिताजी ने जो भी लिखा है वो सब सच है। इसका मतलब ये आईना मौत का आईना है और माँ और पिताजी को इसी आईने ने मार डाला है। वे इस आईने की दुनिया में कैद हो गए हैं। अब वो हम तीनों भाई बहनों को नहीं छोड़ेगी। अब मुझे ही अपने भाई बहन को बचाना होगा। सबसे पहले मुझे उस तांत्रिक को ढूंढना होगा जिसने ये आईना दिया था। वो अपने पिताजी के कमरे में जाता है उस तांत्रिक के बारे में जानने के लिए। ढूंढते ढूंढते उसे एक और डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारे एड्रेस लिखे हुए थे जो उसके पिताजी ने लिखे थे और उसके पिताजी को उस आईने ने दिए थे आत्माएं लाने के लिए। उन सारे एड्रेस को देखकर मोहित ने सोचा शायद इनमें से कोई एक तांत्रिक का भी पता हो सकता है। तो फिर मोहित उन सभी एड्रेस पे जाकर चेक करता है, लेकिन कहीं से भी उस तांत्रिक का पता नहीं चल पाता। फिर मोहित वापस अपने गांव आ गया। जब मोहित अपने घर के पास पहुंचा, उसने अपने घर के पास एक आदमी को देखा जो उसी के गांव का था। मोहित ने सोचा उस तांत्रिक के बारे में एक बार उसके गांव के आदमी से भी पूछ लिया जाए। उसने उस आदमी को बुलाया और उससे तांत्रिक के बारे में पूछा। तो आदमी बोला कि वो तांत्रिक आपको सिर्फ शमशान में ही मिलेगा, क्योंकि वहीं से वो आत्माओं को अपने वश में करता है और जहाँ भेजना होता है वहाँ भेज देता है, या फिर किसी के शरीर में से आत्मा को निकालना हो तो वो भी करता है। आप उसे यहीं आसपास के शमशानों में ढूंढो, वो वहीं मिलेगा। तो मोहित उसे शमशानों में ढूंढने जाता है। शमशानों में ढूंढते ढूंढते उसे रात हो जाती है। थक हार कर जब वो वापस लौट रहा होता है तो उसे एक शमशान में एक चिता जलती हुई नजर आती है। उस चिता के पास एक तांत्रिक बैठा हुआ था और कोई साधना कर रहा था। मोहित देखता है वहाँ बहुत सारा काले जादू का सामान रखा था और पास में एक आईना भी रखा था। उसके पास शराब की बोतल, खीर और इत्र भी रखे थे। मोहित के सामने ही उस तांत्रिक ने ज़मीन पर थोड़ी सी शराब डाली, थोड़ा इत्र छिड़का और थोड़ी खीर डाली और कुछ मंत्र फूंकने लगा। देखते ही देखते उस चिता में से एक आत्मा निकली और उस आईने में जाकर कैद हो गई। ये देखकर मोहित बहुत हैरान रह गया। बोला, बाबा ये आपने कैसे किया और क्यों? तांत्रिक बोला, बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? इस आईने को ले जाओ और ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। मोहित बोला, नहीं बाबा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। बहुत साल पहले मेरे पिताजी ने आपसे आईना लिया था अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। मेरे माँ और पिताजी को उसने खा लिया और अब मेरे भाई बहन के पीछे पड़ा है। कोई उपाय बताओ, क्या करें? तांत्रिक कहता है, अच्छा चलो, मैं तुम्हारे घर चलकर देखता हूँ। जैसे ही तांत्रिक मोहित के घर में जाता है और मोहित तांत्रिक को उस कमरे में ले जाता है, वो आईना जैसे ही तांत्रिक को देखता है मानो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है
वहाँ तेज हवा चलने लगती है और बिजली भी अपने आप जलने बुझने लगती है और उस तांत्रिक को हवा में उड़ाकर दूर फेंक देती है। तांत्रिक उठकर कहता है, ये बहुत शक्तिशाली हो चुकी है, इसे मैं अकेला नहीं संभाल पाऊंगा, मैं अपने साथ किसी और को और बड़े तांत्रिक को लेकर आता हूँ। फिर उस रात वह तांत्रिक वहाँ से डरकर भाग जाता है और अगले दिन वह एक बड़े तांत्रिक को लेकर आता है। वे दोनों उस कमरे के बाहर एक घेरा बना लेते हैं और उस घेरे में बैठकर तंत्र क्रिया करने लगते हैं ताकि आत्मा को बुला सकें और उससे बात कर सकें। तभी वे दोनों तांत्रिक अपनी क्रिया स्टार्ट करते हैं और थोड़ी देर में उस आईने से एक आत्मा बाहर आती है और बताती है कि बचपन से मेरे साथ एक चुड़ैल रहती थी और मेरे मरने के बाद वो चुड़ैल मेरी आत्मा को अपने साथ अपने लोक ले जा रही थी। तभी इस तांत्रिक ने मेरी आत्मा को कैद कर लिया आईने में, तो मेरी आत्मा के साथ वो चुड़ैल भी कैद हो गई, जिसकी वजह से वो चुड़ैल बहुत गुस्से में है। उसी ने सबको ख़त्म किया है और अब वो इस तांत्रिक को भी नहीं छोड़ेगी। वो चुड़ैल आईने की दुनिया में जाकर और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है और वो बस मौका ढूंढ रही है बाहर आने का, और एक बार वो बाहर आ गई तो तबाही मचा देगी सबको ख़त्म करके। फिर अचानक वो आत्मा इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि वो तांत्रिक दूर जाके गिरता है। उनका बनाया हुआ घेरा भी ख़राब हो जाता है और घर के सारे कांच टूट जाते हैं और वो चुड़ैल तांत्रिक के अंदर घुस जाती है। उसके बाद एक एक करके आईने की सारी आत्माएं तांत्रिक के अंदर घुस जाती हैं और वो तांत्रिक एक डीमन का रूप ले लेता है और वहाँ मौजूद सब लोगों पर हमला कर देता है। किसी को कहीं हवा में उड़ाकर फेंक देता है तो किसी को कहीं। ऐसी आवाज़ें सुनकर मोहित के भाई बहन भी बाहर आ जाते हैं तो वो डीमन उन्हें भी उठाकर फेंक देता है। मोहित के भाई को वहाँ फेंकता है जहाँ गैस के सिलेंडर्स रखे थे। वो इतनी ज़ोर से गिरता है कि उस सिलेंडर में से गैस लीक होने लगती है। इधर बड़ा तांत्रिक उस डीमन को कंट्रोल करने के लिए फिर से घेरा बनाता है और हवन कुंड में अग्नि जलाता है। तभी डीमन उसे देख लेता है और फूंक मारकर उसे हवा में उड़ा देता है और वो हवन कुंड भी हवा में उड़कर उन सिलेंडर के पास गिर जाता है और तुरंत आग पकड़ लेता है। फिर पूरे घर में आग तेज़ी से फैल जाती है गैस की वजह से। जब वे सब बाहर भागने की कोशिश करते हैं तभी एक ज़ोर के धमाके से उस घर की छत गिर जाती है और सब उसके नीचे दब जाते हैं। सिलेंडर फटने की वजह से उस तांत्रिक का शरीर भी ज़ोर से फट जाता है, जिसकी वजह से डीमन की भी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद वे तीनों भाई बहन भी उस मलबे में से निकलकर बाहर आते हैं। तीनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं, ये सोचकर कि हम बच गए, और आगे चलने लगते हैं। तो देखते हैं वहाँ बहुत सारे गांव के लोग खड़े हैं जो उस धमाके की आवाज़ से वहाँ आए थे। वे गांव के लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं देखता। तभी मोहित को कुछ गड़बड़ लगती है। तभी उसकी नज़र एक दुकान में लगे आईने पर जाती है तो वो नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आईने में उसकी परछाई गायब थी। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अपने भाई बहन को भी आईने के सामने खड़ा करता है तो वो भी आईने में नज़र नहीं आते। अब मोहित को ये सोचने में देर नहीं लगती कि वे अपने घर की छत के नीचे दबने से उन तीनों की मौत हो चुकी है और उन तीनों की आत्मा आईनों की दुनिया में कैद हो चुकी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।